उत्तर प्रदेश के चुनाव देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। पिछले 7 महीने से किसान भी धरने पर बैठे हैं। कई आंदोलन इस देश में लगातार हुए हैं पिछले वर्ष भी, और बेनतीजा रहे। लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं जिसका निवारण फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल पर, डीजल पर, रसोई गैस पर, खाद्य के तमाम चीज़ों पर, अभी खाने के तेल पर, तमाम चीज़ों पर, और ये आम जनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा। मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है। बेरोजगारी पहले से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। छात्र छात्राओं को शिकायत है कि कोरोना काल में पिछले 1-2 वर्षों से जो डिस्टर्ब हुआ है यूनिवर्सिटी और स्कूल, वो आज तक वैसे ही है, जबकि बाकी काम सब कुछ चल रहा। तो कुल मिलाकर चुनौतियों से भरा हुआ ये पूरा वर्ष रहा है, और बहुत सारी आशाओं और उम्मीदों पर पानी भी फिरा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का आता है। उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी विजयी होती है, दिल्ली की सत्ता पर वही काबिज हो जाती है। जाहिर सी बात है कि चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक चुनाव है। अंजाम क्या होगा इस पर सबकी नज़र है। देखिए, मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग गंभीर नहीं होते हैं। हम ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीन की बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि अब तक जो माने ग्राउंड पे पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टियों का, उससे तो हमें एक भय है, मेरे मन में एक शंकाएं हैं कि परिणाम वो नहीं आएगा जो शायद युवा, जो शायद किसान, जो शायद जवान आज ढूंढ रहे हैं। परिणाम वही आएगा जिसका विरोध लगातार किया जा रहा। कारण, विरोध करने वालों की संख्या अगर सैकड़ों और हज़ारों और लाखों में है, तो विरोध में वोट मांगने वालों की संख्या भी सैकड़ों हज़ारों में हो चुकी है। इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वो टुकड़े टुकड़े में स्वयं बटे हुए हैं। गठबंधन के इस दौर में भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की पार्टियां आपस में गठबंधन करने से कन्नी काट रही हैं, जबकि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, जिस पर आप और हम दोनों आरोप लगाते हैं कि वो सामंती विचारधारा की है, वो उन तमाम पार्टियों से गठबंधन करने को न केवल आतुर है, बल्कि उसके लिए उसने सारी शक्तियों को लगा दिया है। उदाहरण स्वरूप आप देख लें कि कल मंत्रिमंडल के फेरबदल में उन्होंने अपने उन सहयोगियों को भी शामिल किया जो अस्तित्वहीन हैं, चाहे वो बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों या महाराष्ट्र के हों। पिछले 7 वर्षों से केंद्र में मंत्री बने रामदास अठावले, वास्तविकता यह है कि कहीं भी वो भारत के किसी कोने में अपने एक भी प्रत्याशी को जिताने में सक्षम नहीं है, लेकिन स्वजातीय वोटों को, यानी बहुजन वोटों के बिखराव में उनका भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी को मद्देनजर रखकर इस तरह की कुर्बानी दे रही है। तो जो पार्टी कुर्बानी दे रही है वही सफलता प्राप्त करेगी। हमारे यहाँ गठबंधन में कहीं भी समझौते में कुर्बानी शब्द नहीं है, बलिदान शब्द नहीं है, त्याग शब्द नहीं है। हमारे यहाँ है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगी, दोनों बनू। जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो यूपी चुनाव को आधार मानकर हुआ है। बिल्कुल, 5 राज्यों के चुनाव को भी सामने रखा गया है। और आपको बता दूं कि देश में पिछले 4-5 वर्षों से SC, ST, OBC का एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा वर्ग आंदोलनरत है। आपको आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मतलब अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसका परिणाम सामने आने ही वाला था कि कोरोना आ गया। और कोरोना में वो धीरे धीरे आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन आपको, हमको और समाज को इसकी खबर हो या ना हो, सरकार को इसकी खबर है, उनके ताकत का भी अंदाज़ा है। सरकार को ये भी डर था कि अगर ये आंदोलन सड़क पर आ गया और इसका परिणाम सामने आने लगा तो बहुजन समाज सशक्त और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि मंत्रिमंडल के फेरबदल में बड़े बड़े मंत्री, अपर कास्ट के मंत्रियों को की छुट्टी कर दी गई। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार से 2 मंत्री की जो छुट्टी हुई, दोनों अपर कास्ट के हैं, और 2 मंत्री की जो नियुक्ति हुई, दोनों SC और OBC के हैं। यही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बनाए गए उसमें अधिकांश SC, ST और OBC के लोग बनाए गए। बघेल साहब बने गए, अनुप्रिया पटेल बनी, जो भी।
ये जो गेम हुआ है ये बड़ा सुनियोजित सोच समझकर मंथन चिंतन कर कर ये काम किया है सरकार ने। और उनकी जो टीम है जो चिंतन करती है, जो जिसको आप नीति निर्धारक कहते हैं, उसने ये पूरा मास्टर प्लान बनाया है कि अब आप सामने से आकर वार नहीं कर सकते हैं, आपके स्वजातीय नेताओं को ही आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा और आपके धार को कुंद कर दिया जाएगा यदि एससी आंदोलन चलेगा। लेकिन जो 12 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और बड़े वेट वाले मंत्री भी हैं कुछ, उसमें वो क्या वजह है? वेटफुल भी है और अपर कास्ट से भी है। 12 मंत्रियों का आप हिस्ट्री निकाल लीजिए तो अपर कास्ट के लीडरों को, मंत्रियों को वरिष्ठ मंत्री है। अगर ये किसी और दल में होता तो बगावत हो गया होता। आप देखें कि मैनेज कैसे हो रहा भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ मैनेज कैसे हो रहा। मैनेज ये किया गया है कि मंत्री नाम के ये बनाए गए हैं जो अभी बनाए गए हैं। हमारी जो बहुजन समाज के लोग जो मंत्री बने हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग मंत्री बने हैं, वो नाम के बनाए गए हैं। उन 12 लोगों को ही काम पर रखा जाएगा पर्दे के पीछे से, तभी तो बगावत के कोई स्वर कहीं सामने नहीं। बाबुल सुप्रियो जैसे लोग शायद आवाज उठाने लग गए। बाबुल सुप्रियो इसलिए आवाज उठाए कि बाबुल सुप्रियो को ये लगा कि हमने बड़े त्याग बलिदान से इस पार्टी को खड़ा किया था। पश्चिम बंगाल के पहले विजय लीडर अगर लोकसभा में हैं तो वो बाबुल सुप्रियो हैं, वही जीते थे। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वालों में से एक है वो। और थोड़ा सा हुआ होगा लेकिन पार्टी मैनेज कर लेगी। आज मैं बता देता हूँ, एक आध ट्वीट किसी ने अगर कर दिया गलती से, उसको इस पार्टी में ये है कि इसके पास एक टीम अलग है जो मैनेज करती है। रविशंकर प्रसाद को क्यों? वो तो पार्टी का पक्ष रखते थे, फिर वक्ता थे। आज भी वही मंत्री, आप बात मेरी समझ नहीं रहे हैं। ये तो मुखौटा है जो हमारे नए मंत्री हमारे समाज से जो भी बने हैं, इनको सामने मुखौटा रखा गया मेरे समाज के उस स्वर को दबाने के लिए, उन किसानों के स्वर को, जवानों के स्वर को, उन तमाम लोगों, बेरोजगार लोगों के स्वर को दबा दिया जाए, उनकी आवाज को रोका जाए। उन्हीं की स्वजातीय मंत्रियों को सामने खड़ा कर दिया जाएगा। भाई हमने तो सम्मान दिया, हमने तो फला दिया, ये पक्ष उनका रहेगा। सच्चाई ये है कि काम वही होगा जो काम हो रहा था और वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। ये मैं असल कहना चाहता हूं, काम वही लोग करेंगे। इसीलिए बगावत की गुंजाइश नहीं है और बगावत होगी भी नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, वन मैन शो के कारण उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि अगर चुनाव सही ढंग से हो जाए और हमारी पार्टियां, बहुजन समाज की तमाम पार्टियां, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की तमाम पार्टियां अगर गठबंधन कर लें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। खाता खोलने की बात कर रहा हूं मैं, खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ होगा नहीं। हमारे लोग को मैनेज किया जाता है और हमारे लोग मैनेज होते हैं। हमारे लोग को मंत्री पद का लालच, हमारे लोगों को क्या कहते हैं, पद का लालच, पैसे का लालच और ना जाने क्या क्या लालच दिया जाता है और वो उस लालच में फंसकर अपने समाज के हित की बलि देते हैं और अपना स्वयं का हित साधते हैं। वो विकास करेंगे, वो तरक्की करेंगे, समाज को वो तरक्की नहीं करवा सकते, समाज का विकास वो करा ही नहीं सकते क्योंकि ये पार्टी की नीतियों में है ही नहीं। अच्छा, यूपी की जो जनता है मुस्लिम खासकर, वो क्या बीजेपी को वोट देगी इस बार? देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब समय पर दिया जाता है। ये प्रोपेगेंडा अगर है कि मुस्लिम वोट देंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छा प्रोपेगेंडा है। मैं तो कहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान का वोट लेना ही नहीं चाहती और उसी के नाम पर तो चुनाव जीतती है। आप देखें, लव जिहाद हो या धर्मांतरण हो या इस तरह के मुद्दे को जो लाया गया है वो पोलराइज करने के लिए तो लाया गया है। अगर आप कहेंगे कि मुझे मुस्लिम का भी वोट चाहिए तो फिर आप पोलराइज कैसे करेंगे, ध्रुवीकरण कैसे करेंगे? तो अगर पार्टी की तरफ से कोई कह देता हो कि मुस्लिम हमें वोट देगा तो उस नेता का तो स्वागत हम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मंच से कह दे कि मुस्लिम हमको वोट देगा या दे या अपील करे। ऐसा हमको नहीं लगता, संभव नहीं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं डीएनए वो बिल्कुल उनको आप छोड़ दिए, वो पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ और उनकी बात मैं उनके लेवल का भी नहीं हूँ जो मैं उन पर कमेंट करूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डीएनए की बात जहाँ तक की गई वो सरासर गलत है। डीएनए अलग अलग है सबका और मूल निवासियों का डीएनए अलग है और जो यूरेशिया के लोग हैं उनका डीएनए अलग है और वो उसी को पाटने के लिए असल में उन्होंने, चूँकि डीएनए पर पिछले कई वर्षों से बहस हो चुकी है, डीएनए पर ऑलरेडी रिपोर्ट भी आ चुकी है तो उनको पता है, इसीलिए उन्होंने डीएनए शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है।
ठीक है, और कोई बातें नहीं है, उसका चुनाव से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। उनका वो पीछा छुड़ा रहे हैं यूरेशियन जो लेवल है उनके ऊपर, उससे वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। इसका चुनाव से समझ, चुनाव में सीधी सीधी बात है कि अगर पोलराइज नहीं हुआ, अगर ओवैसी को टारगेट भाजपा ने और भाजपा को टारगेट ओवैसी ने, जो खेल हो रहा अभी ये नहीं हुआ, और अगर SC ST OBC की पार्टियां यूनाइट होकर चुनाव लड़ती हैं, तब तो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ी ना, देखा ना आपने रिजल्ट क्या हुआ। लोकसभा का चुनाव 2-3 पार्टियों के मिलने से नहीं होता। तब सोहेल देव पार्टी किसके साथ थी, इससे पहले राजभर जी किसके साथ थे, मंत्री तो थे उनमें, बड़ी पार्टी तो एक साथ है ना, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा पार्ट टू पार्ट। अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, वो अपनी जाति पर पकड़ रखती है, दावा भी करती है, इसीलिए मंत्री पिछले बार भी बनाया गया, वो भाजपा के तो साथ। क्या अखिलेश अपनी जाति पे दावा नहीं करते हैं क्या? करते हैं, और वोट तो मिला नहीं उनको। नहीं, 2019 में वोट नहीं दिया यादव ने। नहीं 2019 में ऐसा भी नहीं है कि वोट नहीं दिया। हाँ, वो 100% वोट नहीं मिला, न यूपी में न बिहार में, उसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है। और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही कि उनके सौजातीय वोट उनको ज़रूर मिलेंगे, और साथ साथ अगर सामंजस्य तमाम जातियों में हो जाता है तो परिणाम अच्छा आ सकता है, ये मेरा कहना है। ठीक है सर।